बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख और मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। मुजफ्फरगढ़ में अलखिदमत खल्क की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अलखिदमत खल्क के बानी और सदर ने खुसूसी शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान का गेटवे जिला द्यामर कुदरती हुस्न से मालामाल होने के साथ साथ कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। द्यामर में पाए जाने वाले कुदरती घने जंगलात में जहां चलगोजा के जंगलात पाए जाते हैं, वहीं द्यामर के जंगलात में हाव बेर के जंगलात भी पाए जाते हैं। चलगोजा के बाद हाव बेर भी मकामी अफराद के लिए बेहतरीन जरिया माश के तौर पर सामने आया है। बाग में शहरी की जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ मजामत पर AC बाग की जानब से तशद्दुद और झूठी FIR करने के खिलाफ बाग शहरियों और ताजरों का हैदरी चौक में एहतजाज। रहीम यार खान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया मुतहर्रक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानों को सील करके 30,000 जुर्माना कर दिया। तहसील जोही के शहर हीरो खान में लाखों रुपए की लागत से बना हुआ पानी फराहमी का मंसूबा मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से नाकारा बन गया है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िला गांचे के सियाहती मकाम हिडन चोमक एंड रिजॉर्ट, जहां पर हर साल लाखों की तादाद में सयाह घूमने आते हैं। मज़ीद जानने के लिए देखें गंगचे से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाल गौहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्तिस्तान के एक मशहूर सैरगाह सरिंग स्पांटोक यानी हिडन चुमिक रिजॉर्ट भी कहते हैं इसको। यहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं। इस वक्त भी कुछ टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम सर? आदिल ताज। कहाँ से आए हो सर? सर इस्लामाबाद से। अच्छा सर, यहाँ पे कैसा लग रहा है गांचे में सरिंग स्पांटोक में? सर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। माशाल्लाह आइए अवेज़ भाई ये जगह दिखाते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बड़ा प्लेजेंट और अच्छा नेचुरल ब्यूटी के साथ बहुत ही खूबसूरत माहौल है सर यहाँ पर। एक बार जो यहाँ पर आती है वो हमेशा आते ही रहते हैं, दिन वो और छोड़ जाते हैं। एक बार जो यहाँ पर आती है बड़ा नेचुरल ब्यूटी में रखा हुआ है इस एरिया को। कंपैरेटिवली हेडक्वार्टर की निस्बत ये बड़ा खुला फिजा है। हिडन चुमिक के ऑनर भी हमारे साथ मौजूद है, हातम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपको ये आइडिया कैसा है? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे रिजॉर्ट बनाने का या फिश फार्म बनाने का? ये असल में हमारे मरहूम चाचा का 15 साल पहले का एक मेहनत था। मैं एज ए टूर गाइड काम करता हूँ और उस वक्त भी मैं करता था आज से 15 साल पहले से। तो हम यहाँ पे फॉरनर वगैरह लेके आते थे और मरहूम चाचा के साथ इधर बैठ के हम कैंपिंग वगैरह करते थे। उस वक्त यहाँ पे सिर्फ कैंपिंग था और इधर सिर्फ एक टंग होता था और उसमें फ़िश हुआ करते थे और वो यहाँ पे मतलब चाय वगैरह मिलता था। फिर वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते गया। फिर चाचा कुछ बाहर के कंट्रीज़ में जाके वापस आए। उसके बाद उन्होंने इसको 2-3 तालाब में वो करके यहाँ पे फ़िश फार्मिंग शुरू किया। सर अगर इसमें मामलत करें तो ये जगह टूरिस्ट के लिए बहुत ही मामलत साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंबिंग के लिए और सैर व तफरीह के लिए भी मौके मौजूद है। कैमरामैन शाकिर हुसैन के साथ गुलाम नबी अली, MM5 न्यूज़। रहीम यार खान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया मुतहर्रक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानों को सील करके 30,000 जुर्माना कर दिया। मजीद बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महमूद साकिब सोलंकी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आपको ये बताते चलें कि रहीम यार खान में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 बैंकों समेत 10 से ज़्यादा दुकानों को सील किया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद गिरफ्तार करके वार्निंग के बाद छोड़ दिया गया, जबकि बेशतर दुकानदारों को 30,000 के जुर्माने ऐड किए गए। उसी दौरान बेशतर होटलों और दुकानों की चेकिंग की गई। इंतज़ामिया ने हिदायत की है कि शहरी समाजी फासले और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस का 3rd वेव के हवाले से आप लोगों को पता होगा
اس انسٹرکشنز کے تحت ہم نے جو کارروائیاں کی ہیں اس میں آج ہم نے 10 دکانوں کو سیل کیا ہے. کسی کے خلاف فی الحال FIR نہیں دی گئی کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایک ڈیٹرنس قائم ہو. اس حوالے سے لوگوں کو انڈیویجولی طور پہ بھی جرمانے کیے گئے ہیں اور تمام بزنسز یا دکاندار جو اس طرح کے لوگوں کو کر رہے ہیں اس میں 2 بینکس کو بھی ہم نے بند کیا ہے جو کووڈ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہے. مظفر گڑھ میں الخدمت خلق کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں الخدمت خلق کے بانی اور صدر نے خصوصی شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم الخدمت خلق کے ذریعے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے رہیں گے. تقریب میں غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ معذور افراد میں ویل چیئر بھی تقسیم کی گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایات پر صوبائی وزیر اسپیشل ایجوکیشن چودھری محمد اخلاق کی عوامی نمائندوں اور افسران کے ہمراہ DSP آفس کھاریہ میں کھلی کچہری. شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے. DPO گجرات عمر فاروق سلامت، CO ایجوکیشن چودھری اورنگزیب سمیت دیگر افسران بھی موقع پر موجود تھے. رپورٹ کر رہے ہیں گجرات سے راجہ وقاص علی. جی بالکل، کھلی کچہری میں شہریوں نے پولیس، ریونیو، بلدیاتی اداروں سمیت مختلف محکموں کے حوالے سے اپنی شکایات پیش کی. صوبائی وزیر نے شکایات کے امکان کی درخواستوں پر فوری مناسب احکامات جاری کیے، جبکہ متعدد درخواستوں پر افسران سے رپورٹ طلب کر لی گئی. صوبائی وزیر اسپیشل ایجوکیشن چودھری اخلاق نے کھلی کچہری کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق شہریوں کے مسائل کا حل حکومت اور انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. صوبے میں اوپن ڈور پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس کے تحت تمام انتظامی افسران کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں. جبکہ صوبائی وزیر نے ضلع گجرات میں ریونیو پولیس کمیٹیوں کی تشکیل پر ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا اور DPO گجرات عمر فاروق سلامت کے اقدام کو زبردست سراہا اور کہا کہ اس عمل سے ریونیو کے حوالے سے شہریوں کے مسائل تیزی سے حل ہو رہے ہیں. DPO عمر سلامت نے کہا کہ گجرات پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی شہریوں کی داد رسی کے لیے پرعزم ہے. افسران کو مقدمات کی میرٹ پر تفتیش کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں. اختیارات کا ناجائز استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اس موقع پر صوبائی پارلیمانی سیکرٹری و MPAs میاں اختر حیات، چودھری لیاقت علی بھدر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل میر انصر حیات، اسسٹنٹ کمشنرز کھاریہ و سرائے عالمگیر خالد عباس، احسن ممتاز، CO ایجوکیشن چودھری اورنگزیب بھی موجود تھے. رخ کریں گے کوئٹہ کا، جہاں سیکریٹری کلچر محمد اصغر ہریفال نے MM5 نیوز کے نمائندے سید شاہزیب شاہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ محکمہ کلچر بلوچستان میں آرٹ اور آرٹس کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے اور کلچر ڈے کے حوالے سے مختلف تقریبات منعقد کراتا رہتا ہے اور مشیر ثقافت عبدالخالق ہزارہ اس ادارے کی ترقی کے لیے مسلسل سرگرداں ہیں. جی بالکل، آپ جس طرح جانتے ہیں کسی بھی صوبے کی کسی بھی ورثے کی ثقافت ایک پہچان ہوتی ہے، اسی سلسلے میں تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی دلعزیز شخصیت ہیں، سیکرٹری ہیں کلچر ڈپارٹمنٹ کے اصغر ہریفال صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ آئے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ نے جاننے کی کوشش کی. اس سے پہلے میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر تھا اور سیکرٹری فوڈ رہا ہوں. اس کے بعد میری پوسٹنگ یہاں پر ہوئی. تو یہاں پر ثقافت کی پریزرویشن کی اور اپنی زبانوں کی، بلوچستان کی اسپیشلی یہاں پر بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے بلوچستان میں، پورے پاکستان سے یہاں پر زیادہ ہے. تو ثقافت ایک معاشرے میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے، اسپیشلی جس طرح سے بلوچستان جیسا صوبہ ہے یا پاکستان میں جو جس طرح کی یہ کچھ سالوں سے جو مسائل چلے آ رہے ہیں ایکسٹریمزم کی، تو اس طرح کی رجحانات کو اور کاؤنٹر کرنے کے لیے اور معاشرے میں امن لانے کے لیے ثقافت کا بہت زیادہ اہم کردار ہے. اور بلوچستان میں یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو سرکاری طور پر ثقافت کے لیے، ثقافت کے فروغ کے لیے، ثقافت کے پروموشن کے لیے یہ محکمہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. خبردار ہوشیار، دنیا بھر میں 1 اپریل کو اپریل فول ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے.
किसी भी नाखुशगवार फ़ोन कॉल या इतलात की तस्दीक कर लें। अप्रैल फूल के हवाले से साहिवाल डिवीज़न की मारूफ इल्मी और मजहबी शख्सियत प्रोफेसर असगर फारूकी की हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन साहिवाल मोहम्मद आसफ खान से खुसूसी गुफ्तगू। साहिवाल डिवीज़न की मारूफ इल्मी और मजहबी शख्सियत प्रोफेसर असगर फारूकी साहब, इस्लाम की रोशनी में हम अप्रैल फूल के हवाले से उनके ख्यालात से आगाही लेंगे। प्रोफेसर जनाब असगर फारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। तो जो आप यकम अप्रैल के हवाले से, अप्रैल फूल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसके मुतल्लिक़ मैं एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना चाहूँगा। नबी अलैहिस्सलाम से किसी सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बख़ील भी हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन कज़्ज़ाब मतलब झूठा भी हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। तो इस हदीस से हमें ये बात साबित होती है कि एक इंसान में दो चीज़ें एक ही वक्त में जमा नहीं हो सकती। नंबर एक ईमान और नंबर दो झूठ। अगर उसमें यह चीज़ है, झूठ है, तो वो मोमिन नहीं है। तो अप्रैल फूल के मुतल्लिक़ तो ये ही कहा जाता है कि प्रैंक है, इसमें मजाक किया जाता है, लोगों से झूठ कहा जाता है, बाद में कह दिया जाता है ये झूठ था। हालांकि इससे जो मुज़र असरात मुरतब होते हैं, किसी की जान जा सकती है, नफ्सियाती तौर पर बड़ा धचका लगता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की जो प्रैंक हैं, इनसे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ऐसे प्रैंक के बारे में कतई इजाज़त नहीं देता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर असगर फारूकी साहब, जो अप्रैल फूल के हवाले से इस्लाम की रोशनी में। और अब बात करेंगे मौलिक वबा कोरोना की। कोरोना की तीसरी लहर के बाद जहां मरीजों में इजाफा हो रहा है, वहां 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों में वैक्सीनेशन लगवाने का रुझान भी बढ़ रहा है, जबकि डस्का वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले शहरियों को मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमीन रज़ा मुग़ल वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी, मैं इस वक्त डस्का वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना के जो 60 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। और इस सेंटर में अभी जो हमारे तक चीज़ पहुँची है वो ये है कि यहाँ से वैक्सीनेशन जो है वो ख़त्म हो गई है, और इस वजह से जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, उनको कहा जा रहा है कि वैक्सीन है वो अब इतनी शदीद गर्मी में दोबारा से वो वापस जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट अभी नाजरा की तरफ से मैसेज लेके वो आए हैं, मगर बाद में उनको फिर मज़ीद परेशानी का बायस बन सकती है उनके लिए ये चीज़ कि वो दोबारा से कहेंगे कि ये मैसेज पुराना है, ये नया, ये इस तरह के मसाइल दरपेश हो सकते हैं। तो मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको वो जब आए हैं तो उनको क्या उन्होंने कहा। जी बताइए। लेने के बाद लगवाऊँ, लेकिन मैं लगाने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ, तो हमने बोला कि वैक्सीन हो चुकी है, जब आएगी आपको तो हमारे इंतजार के बाद दोबारा आएंगे, तो फिर आने जाने की सहूलत के लिए वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। मेहरबानी करके वैक्सीन मैसेज लिखे जाने उन्होंने लगाई जाए, क्योंकि मैसेज करके भी ये अगर नहीं लगाई जाने तो मैसेज। जी, आपने शहरी की बात सुनी कि वो कहते हैं कि हमने नाजरा का मैसेज लेके आए हैं, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोगों को ये भी मसाइल दरपेश हैं कि वो जब नाजरा से वेरीफाई करके यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो इनके पास जो ऐप है वो अपडेट नहीं होता, तो उनको यहाँ से कहा जाता है कि हमारे पास ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो रही, इसलिए आपको फिलहाल वैक्सीन नहीं लग सकती। तो मैं यही कहूँगा कि हुकूमत पंजाब से कि वो इस तरफ नज़रसानी करे, ताकि जो सहूलत अगर दे रहे हैं तो वो लोगों को इससे भरपूर इस्तेमाल हासिल हो सके। गिलगित बल्तिस्तान का गेटवे ज़िला द्यामर कुदरती हुस्न से मालामाल होने के साथ साथ कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। द्यामर में पाए जाने वाले कुदरती घने जंगलात में जहां चलगोज़ा के जंगलात पाए जाते हैं, वहीं द्यामर के जंगलात में हाव बेर के जंगलात भी पाए जाते हैं। चलगोज़ा के बाद हाव बेर भी मकामी अफराद के लिए बेहतरीन ज़रिया माश के तौर पर सामने आया है। रिपोर्ट कर रहे हैं द्यामर से हुसैन अहमद। कुदरती हुस्न और कुदरती वसाइल से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला द्यामर के बलाई मकामात पर मौजूद घने जंगलात कदीम ज़माने से मकामी लोगों के लिए बेहतरीन ज़रिया माश भी रहे हैं। इन जंगलात से मकामी लोग इमारती लकड़ी हासिल करने के साथ साथ मशहूर सौगात चलगोज़ा और हाव बेर भी हासिल करते हैं। चलगोज़ा के बाद अब हाव बेर भी मकामी लोगों के लिए बेहतरीन ज़रिया माश के तौर पर सामने आया है। मकामी अफराद हाव बेर जंगलों से उतार कर चिल्लास शहर में फ़रोख्त करते हैं।
एक्सपोर्ट होता है और इसकी दवाई बनती है। अल्लाह ताला ने हमारे इलाकों में अपने ख़जानों से ये चीज़ें हमें नेमत अदा की है और अल्लाह की हमें शुक्र अदा करने चाहिए। हमारे गिलगित बल्चिस्तान की जंगलों में पैदावार है और इसके साथ में ये चलगोज़ा भी हमारे इधर पैदावार है। ये दवाई में भी इस्तेमाल होता है, ये बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो ये इस वजह से तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी हुकूमत चीनी हुकूमत के साथ बात करेगा, हमें इजाज़त मिलेगा, हम ये माल लेकर उधर जाएंगे, हमारे बच्चों का रोज़ी होगा, अपने इलाके का रोज़ी होगा। गिलगित बल्तिस्तान का जिला द्यामर में पाए जाने वाला हाव बेर व्यापारी मुल्की और गैर मुल्की मंडियों तक पहुंचाते हैं। मुकामी व्यापारियों ने हुकूमत से हाव बेर गिलगित बल्तिस्तान से चीन एक्सपोर्ट करवाने के लिए इक़दाम उठाने की भी अपील की है। बल्तिस्तान के दिफाई अहमियत के हामिल ज़िला खरमिंग की खूबसूरत वादी गोबस बुनियादी तमाम तर सहूलियात से महरूम इलाका है। इस इलाके में सेहत, तालीम, सड़क की हालत नागुफ्ता है। गोबस अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र शोरबा फाउंडेशन खरमिंग की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीज़ों का इलाज और मुफ्त मेडिसिन फराम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ग़ुलाम नबी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतह समंदर से 12,500 फुट बुलंदी पर वादी गबिस में। यहाँ पर शोरबा फाउंडेशन खरमिंग की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा चुका है। यहाँ मरीज़ों को डॉक्टर इलाज करने और फ्री मेडिसिन दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शोरबा फाउंडेशन के सदर जनाब सिकंदर एजाज साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वादी गबिस में खरमिंग के बलाई और दूरफ्ता इलाके में फ्री मेडिकल कैंप की जो ज़रूरियात क्यों पेश आई और इस सर्द मौसम में और बर्फबारी में आप लोग यहाँ आकर इनकी क्या खिदमत कर रहे हैं। तो हम इन्हीं से जाते हैं। सर, आप बता दीजिए अपने जो शोरबा फाउंडेशन जो ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आप फ्री मेडिकल कैंप और जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा बहुत सारे जो है ना इक़दाम कर रहे हैं, बेहतरीन सहूलियात आप फराहम की जा रही हैं। आज के इस हवाले और ज़िले में की जाने वाली जो इक़दाम आपके तंजीम के हवाले से आप आगाह कराएँ मेरे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कवरेज के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। शोरबा फाउंडेशन की ये कोशिश होती है कि दूर अफ्तादा इलाक़ों में मेडिकल कैंप लगाए जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है, हमें मालूम है कि सहूलियात बहुत कम है, सेहत की सहूलियात न होने के बराबर है। एक डिस्पेंसरी होती है जहाँ पे एक आम नर्सिंग जो है वो चेक कर रहे होते हैं, तो हम एक्सपर्ट डॉक्टर को लेकर आते हैं यहाँ पे और मुख्तलिफ़ बीमारियों का यहाँ पे हम मालूम करके उनको बता देते हैं। और कुछ को उनमें से बहुत से ऐसे मरीज़ हमारे सामने आए हैं जिनको बाद में ऑपरेट करना पड़ा है, स्कर्दू, उनको हम रेफ़र करते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि दूर जहाँ पे सहूलियात ना हो, जहाँ पे डॉक्टर पूरे साल में नहीं आ सके, वहाँ पे हम मेडिकल कैंप लगाते हैं। जी, इनका कहना यही था जहाँ पर ज़रूरियात नीडेड बेड्स पे जो है ना शोरबा फाउंडेशन हर इलाके में, ज़िले के हर जो है ना बालाई इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप से लोगों को मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। जी, बाग में शहरी की ज़मीन पर कब्जा करने के खिलाफ मज़ामत पर एसी बाग की जानब से तशद्दुद और झूठी FIR करने के खिलाफ बाग शहरियों और ताजरों का हैदरी चौक में एहतजाज। बाग के शहरी नसीम शाह और अब्बास को मिल्कियती रकबे पर पटवार खाने की तामीर को रोकने की पादाश में एसी बाग की जानिब से तशद्दुद करने के बाद FIR दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतज़ामिया कब्ज़ा माफिया का आला कार बनी हुई है और गरीब लोगों की ज़मीनें हथियाने के चक्कर में है। मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि पूरी की पूरी इंतज़ामिया चोर और रिश्वतखोर है। हमारा मुतालबा है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कमीशन बनाकर इंक्वायरी की जाए और एसी बाग को मुअत्तल किया जाए। और अब आपको बताएं कि रेनाला खुर्द शेरगढ़ प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर और इलाके की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत एम जुबैर प्रिंस सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हुए रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। उनकी दावत वलीमा में सियासी और समाजी वकला, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी समेत इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इसी हवाले से देखते हैं शाहज़ेब अब्बास की ये रिपोर्ट। इलाका की मारूफ सियासी और समाजी सहाफ़ती शख्सियत एम जुबैर प्रिंस सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رشتہ ازواج سے منسلک ہو گئے۔ ان کی مہندی کی پروقار تقریب میں پاکستان کے معروف فوک گلوکار یاسین ماہی نے اپنے فن کا فقید المثال مظاہرہ کیا، جس سے حاضرین محفل نے تسکین حاصل کی۔ دعوت ولیمہ میں سیدہ جگنو محسن کرمانی MP صاحبہ، راؤ محمد اجمل خان MNA، پیر سید گلزار سبطین شاہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، چودھری افتخار حسین چھچر MPA، راؤ سعد اجمل خان ضلعی وائس چیئرمین اوکاڑا، رائے مشتاق احمد کھرل چیئرمین مارکیٹ کمیٹی حجرہ، مرزا سکندر حیات ایڈوکیٹ، چودھری اجاز ناصر رہنما PTI، رائے محمد عمران ترجمان المحسن گروپ، ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی صدر پریس کلب شیرگڑھ، ملک یاسین جج ضلعی صدر کسان اتحاد، سید رضا حیدر شاہ کرمانی چیئرمین، پیر مراتب شاہ کرمانی سابق ضلع ناظم، چودھری وسیم سیوک گارڈن رنالہ، سید تنصیر حیدر شاہ کرمانی ڈائریکٹر، ڈاکٹر فرمان ملک سمیت وکلاء، صحافی، سول سوسائٹی، پرنسپل اساتذہ سمیت علاقہ کی قداور اور اہم ترین شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ دعوت ولیمہ بڑی سیاسی اکٹھ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس موقع پر گھوڑا ناچ اور آتش بازی کے دل فریب مناظر نے سب کے دل موہ لیے۔ اہل علاقہ نے M زبیر پرنس کے لیے مستقبل میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی عرب میں حرمین ٹرین بدھ 31 مارچ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ریاض میں MF5 نیوز کے رپورٹر عابد شمود چاند سے۔ جی عابد، کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گورنر مکہ شہزادہ خالد بن فیصل حرمین ٹرین کی بحالی کے آپریشن کی تقریب کی سرپرستی کریں گے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ صالح بن ناصر نے کہا ہے کہ حرمین ٹرین مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسٹیشن کے درمیان چلے گی اور یہ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی رابغ سے گزرے گی۔ حرمین ٹرین کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریل میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مسافروں کی تعداد کم کی گئی ہے۔ ایک ٹرین میں 417 مسافروں کی گنجائش ہے، جبکہ کرونا SOPs کے تحت ایک گاڑی میں 200 مسافر ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد شمود چاند، MM5 نیوز، الریاض، سعودی عرب۔ ڈسکا NA75 کے علاقے یونس آباد میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث علاقے کو ہاٹ اسپاٹ تو قرار دے دیا گیا، مگر تاحال عملی طور پر لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے امین رضا مغل سے۔ جی امین رضا، بتائیے گا اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت حلقہ NA75 کا علاقہ یونس آباد میں موجود ہوں، جہاں پر کرونا کے متعدد کیسز سامنے آنے کے بعد محکمہ صحت کی طرف سے اس علاقہ کو ہاٹ اسپاٹ قرار دینے کی تجویز دی گئی اور 31 مارچ کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، مگر تاحال 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی یہاں پر لاک ڈاؤن کے حوالے سے کوئی انتظامات نظر نہیں آ رہے۔ بچے بوڑھے جوان اسی طرح آ جا رہے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ علاقہ جو مین GD روڈ پر واقع ہے، اس کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند بھی نہیں کیا گیا اور علاقے کھلے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ کہنا میں کوئی حرج نہیں کہ اس علاقہ کو لاک ڈاؤن قرار دینے کے باوجود بھی یہاں پر لاک ڈاؤن نظر نہیں آ رہا۔ جی تحصیل جوہی کے شہر ہیرو خان میں لاکھوں روپے کی لاگت سے بنا ہوا پانی فراہمی کا منصوبہ مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ بن گیا ہے۔ تحصیل جوہی کے شہر ہیرو خان میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنا ہوا قدیمی پانی فراہمی کا منصوبہ پبلک ہیلتھ کی عدم توجہی کی وجہ سے ناکارہ بن گیا ہے، جس کے باعث شہر میں پینے کے صاف پانی کی قلت ہو گئی ہے۔ شہر میں رہنے والے مکین پانی جیسی نعمت سے محروم ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ شہر ہیرو خان ہے، بہت قدیمی ہے، نہ کوئی تعلیم کا نظام ہے، نہ کوئی پانی کا نظام ہے، نہ کوئی صفائی کرنے والا ہے۔ ہم بہت مشکلات سے وقت گزار تعلیم اور صحت اور صفائی کی وجہ سے بہت محروم ہے اور راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو جاتے جاتے ہم لوگوں کو جو پورا دن لگ جاتا ہے راستے پہ۔ یہ ہیرو خان کا واٹر سپلائی جو 10 سالوں سے ابھی تک بند پڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم پانی کی فراہمی کے لیے دور دراز سے جانے کو مجبور ہیں۔ آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ کی تنظیم نے صوبہ سندھ کے مختلف پریس کلبز کا دورہ کیا اور پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ تنظیم میں شمولیت کی دعوت دی۔ اس موقع پر سجاول پریس کلب کے آفس سیکرٹری بابو جان سجاولی نے سجاول ڈسٹرکٹ میں صدر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کر لی۔ رپورٹ کر رہے ہیں بابو جان سجاولی۔
آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ تنظیم کی جانب سے سندھ بھر کی طرح سجاول ضلع کا بھی ایک روزہ دورہ کیا گیا، جس میں سجاول پریس کلب پہنچ کر آل پاکستان میڈیا کونسل کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی، جس میں سجاول پریس کلب کے آفس سیکریٹری بابو جان سجاولی کو ضلع سجاول کا پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آل پاکستان میڈیا کونسل ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے جو پاکستان بھر میں صحافیوں کے تمام مسائل حل کرنے میں خواہاں ہے۔ اس کے بعد ایوان صحافت چوہل جمالی، جس کے پریزیڈنٹ وقار میمن سے بھی ملاقات کی گئی اور انہیں بھی آل پاکستان میڈیا کونسل کی پالیسی سے آگاہ کیا گیا، اور آخر میں SSP سجاول سے بھی ملاقات کی گئی۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔